Welcome back to my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. Again, all of you are cordially invited and welcomed on my YouTube channel. Today in this session we are going to discuss an important topic that is called common error. तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एरर. ये ग्रामर के किसी भी पॉइंट पर बेस्ड ऑन हो सकता है और ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है. आरपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल, स्टेनो, सब में कॉमन एरर का टॉपिक पूछा जाता है. ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2001 में अकर्ड हुआ था. नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, कि जो ही बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया, जो ही बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम, कि माता जी ने उसे गले लगा लिया, हग्ड कर लिया. अब समझेंगे आप इसमें एरर किस पार्ट में. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, ये नो सूनर देन होता है. नो सूनर देन. एक तो आपको पता होना चाहिए कि हम देन का यूज तभी कर सकते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब दिया हुआ हो. तो निश्चित है यहां सूनर में, ये सूनर कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री. इसी की वजह से यहां पर किसका यूज हुआ है, देन का. अब वैसे तो देन का जब भी हम मीनिंग निकालेंगे तो देन का मतलब निकलता है से. क्या अर्थ निकलता है, से. जैसे मैंने कहा कि सी रन्स फास्टर, वह तेज दौड़ती है. देन यू, वह तुमसे तेज दौड़ती है. तो यहां देन का मतलब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है. मैंने कहा कि वह सी रन्स, वह दौड़ती है, तेज दौड़ती है, किससे, तुमसे. तो देन का मतलब यहां हम क्या निकालेंगे, से. और देख लेते हैं. मैंने कहा कि अ पेन इज माइटियर, एक कलम शक्तिशाली है. देन अ स्वॉर्ड, एक कलम शक्तिशाली है. अब मैंने कहा कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि माइटियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री. माइटी शक्तिशाली, माइटियर और अधिक शक्तिशाली, माइटिस्ट सबसे अधिक शक्तिशाली. तो कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन. कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा THAN का प्रयोग होता है. ये देन का मतलब क्या हो गया, तब. तो गलत हो गया है. ऐसे ही क्या होता है कि अपने नो सूनर देन का प्रयोग होता है. जब नो सूनर के बाद देन आता है तो यहां देन की का काम करता है, दैट का. तो यहां देन का मतलब क्या हो जाता है, की. क्या हो जाता है, की. जो ही की. और यहां एक कंजंक्शन का काम करते हैं, क्योंकि नो सूनर के प्रयोग द्वारा हम एक सेंटेंस को जोड़ेंगे और देन के द्वारा हम दूसरे सेंटेंस को जोड़ेंगे. और वैसे कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का अर्थ से निकलेगा, लेकिन यहां पर देन का मतलब क्या निकलेगा, की. और ये जो देन आ रहा है ये सूनर की वजह से आ रहा है. अच्छा, अब मैंने कहा कि आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा. आई गॉट स्कैर्ड, मैं भयभीत हो गया. ये दो अलग अलग सेंटेंसेज हैं. ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट सेंटेंसेज एंड आई एम टू कंबाइन both the sentences in one with the help of conjunction. तो मुझे कंजंक्शन की मदद से इन दोनों वाक्यों को एक ही वाक्य में जोड़ना है. तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि मुश्किल से, या जो ही मैंने एक सांप देखा कि मैं भयभीत हो गया. जो ही मैंने एक सांप देखा कि मैं भयभीत हो गया. देखो, मेरे पास दो तरीके हैं. या तो मैं यूं कह सकता हूं कि आई नो सूनर, यानी नो सूनर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है. तो मेन वर्ब क्या होगा, सा. आई नो सूनर सा अ स्नेक,
मैंने जो ही एक सांप देखा, देन आई गॉट स्केयर्ड, कि मैं भयभीत हो गया। ठीक है, लेकिन जो इससे भी बेस्ट यूज होता है वो नो सूनर का प्रयोग वाक्य के शुरू में, और अंग्रेज में जितने भी एडवर्ब्स है जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं, जैसे कि हार्डली, नेवर, सेल्डम, अगर इनका यूज हम वाक्य के शुरू में कर देते हैं तो इनका प्रयोग हमेशा इन्वर्सन के रूप में किया जाता है। ठीक है, इन्वर्सन का मतलब है कि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना जरूरी है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया तो सेंटेंस पढ़ते ही गलत हो जाएगा। अब मैंने देखा कि यहाँ मैंने नो सूनर लिख दिया, लेकिन मेरे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब किसी भी गिवन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हमें एक डमी वर्ब के रूप में डू वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे इंग्लिश में डमी वर्ब बोला जाता है। अब इस डमी वर्ब का यूज हम तभी करते हैं जब वाक्य में एक्जुलरी वर्ब नहीं दी हुई होती है, और वाक्य को अगर हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो एक्जुलरी वर्ब का होना जरूरी है। अब चूंकि इस सेंटेंस में आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, इसमें एक्जुलरी वर्ब का यूज नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म होती तो मैं डमी एक्जुलरी वर्ब क्या लेता, डू। फर्स्ट फॉर्म में SAIS होता तो मैं क्या लेता, आपकी फर्स्ट फॉर्म में SAIS, तो मैं डमी वर्ब के रूप में डज का। और डिड का यूज मैं कब करता, जब मेन वर्ब की क्या होती, सेकंड फॉर्म। तो यहां पर मेन वर्ब की क्या दी हुई है, सेकंड फॉर्म, क्योंकि नो सूनर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आई सी। अब नो सूनर के बाद हम डिड लिखेंगे तो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की, यहां पर सेकंड फॉर्म लिख देंगे तो एरर हो जाएगी। तो नो सूनर डिड आई सी अ स्नेक, कि जो ही मैंने एक सांप देखा, देन की, अब यहां देन दैट का काम कर रहा है। आई गॉट स्केयर्ड, कि मैं भयभीत हो गया, देन आई गॉट स्केयर्ड, कि मैं क्या हो गया, भयभीत हो गया। तो समझ गए आप। अब यहां ध्यान देंगे, नो सूनर के बाद हम देन का यूज करते हैं, ये वाला देन। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्या होता है कि नो सूनर के बाद आने वाले देन के स्थान पे या तो वैन लिख दिया जाता है, गलत हो गया, या दैट लिख दिया जाता है, और ज्यादातर THEN दिया जाता है, तो भी वाक्य गलत हो जाता है। न वैन आएगा, न दैट आएगा, न देन आएगा, बल्कि आपको नो सूनर के बाद हमेशा ये वाला देन का यूज करना है। और नो सूनर का यूज हमेशा इन्वर्सन में होता है। अगर SSC CGL में एक बार पूछा हुआ है, नो सूनर सी हैड, मैंने पढ़ते ही इसको गलत कर दिया, 2010 में पूछा गया है। पढ़ते ही गलत क्यों हुआ, क्योंकि नो सूनर का यूज इन्वर्सन में होता है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को किसमें, कंजंक्शन में। ठीक है, नो सूनर देन, हार्डली वैन, और मैं आपको सारे एडवर्ब्स नोट करवाऊंगा जिनका यूज हमेशा इन्वर्सन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आज लौट आते हैं वापस से। सॉरी, यहां ध्यान देंगे, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, कि जो ही बच्चे ने रोना शुरू किया। अब देखो नो सूनर के बाद डिड आ रहा है, बिल्कुल सही है, और डिड के साथ मेन वर्ब की क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एरर किस पार्ट में हो गई, THEN। यहां पर हमें THAN का यूज करना है। क्योंकि अब तो मैं यहां पर कॉमन एरर का सॉल्यूशन बता रहा हूं, मोर डिटेल के लिए हम इसको कंजंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, एंड इफ इट इज फॉलोड बाय व्हेन, दैट, देन, THEN, it results in
grammatical mistake. It results in solipsism. Let us move to the next one. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम. Your name precedes before. देखिए इस पे भी हम डिस्कस करते हैं. यहां ध्यान देंगे आप. इंग्लिश में एक वर्ब होती है सक्सीड. बाद में आने वाला. ठीक है, कोई क्रम के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के पश्चात आते हैं, तो सक्सीड के बाद कभी भी आफ्टर का यूज नहीं होता है. लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग सक्सीड के बाद आफ्टर का यूज कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एकस्टम्ड होते हैं. और इसका जस्ट अपोजिट होता है प्रीसीड. प्रीसीड का मतलब है पहले आने वाला. प्रीसीड और प्रीसीड के साथ हम कभी भी बिफोर का यूज नहीं करते हैं, अन्यथा सेंटेंस ग्रामेटिकल मिस्टेक में रिजल्ट हो जाएगा. इट विल रिजल्ट इन सॉल्प्सिज्म इफ प्रीसीड इज फॉलोड बाय बिफोर. ठीक है, अब मैंने कहा कि कोई भी हम एक सेंटेंस ले लेते हैं कि अखिलेश यादव प्रीसीड्स बिफोर योगी आदित्यनाथ. तो मैंने कहा कि अखिलेश यादव है, वो मुख्यमंत्री की बात करें अगर हम, तो अखिलेश यादव किससे पहले आते हैं? अखिलेश यादव का स्थान किससे पहले आता है? योगी आदित्यनाथ से पहले. तो प्रीसीड के साथ कभी भी बिफोर का यूज नहीं होता है. और सक्सीड के बाद किसका यूज नहीं होता है? आफ्टर का यूज नहीं होता है. मैंने कहा नरेंद्र मोदी सक्सीड्स, कोई का स्थान लेना एक तरह से, सक्सीड्स आफ्टर मनमोहन सिंह. यानी नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के पश्चात प्रधानमंत्री के पद पर सक्सीड होते हैं, मनमोहन सिंह. ठीक है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि सक्सीड के बाद हम किसका यूज नहीं करते? आफ्टर का. तो सक्सीड का अपोजिट क्या हो गया? तो आप नोट करेंगे कि सक्सीड, SUCCED, सक्सीड के बाद हम आफ्टर नहीं लिखेंगे, और प्रीसीड के साथ हम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिफोर का यूज नहीं करेंगे. ठीक है, और एक सक्सीड अलग वर्ब और होती है जिसका मतलब होता है सफल होना, और हम सक्सीड के बाद इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं. किसका? इन प्रपोजिशन का. तो सक्सीड दो होते हैं. एक तो सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, ठीक है, टू अटेन सक्सेस. और एक सक्सीड आफ्टर का मतलब है कोई चीज पर काबिज होना, किसी पद पे बैठना, किसी के बाद मतलब आना, स्थान लेना, किसी का रिप्लेस करना. तो वहां दो चीजें याद रखनी है अब आपको, कि अगर सक्सीड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिले तो भी सेंटेंस गलत माना जाता है. SSC में काफी बार आया हुआ है. सक्सीड के बाद यदि हम इन्फिनेटिव वर्ब लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और यहां सक्सीड का मतलब निकलेगा सफल होना. क्या निकलेगा? सफल होना. तो हमेशा सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए सक्सीड के बाद इन प्रपोजिशन का यूज करना है. इन लिखेंगे तो इनके बाद कौन सी वर्ब आएगी? जीरेंड. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ही सक्सीड्स, वह सफल हो जाता है, टू बिकम, बनने में. द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, वह राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने में सफल हो जाता है. ऑफ राजस्थान
फॉर द थर्ड टर्म। तो ये बात ग्रामेटिकली द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ जो सक्सेड है इसका मतलब क्या निकलेगा, सफल होना। और जब सक्सेड का मतलब सफल होता है तो इसके बाद अपन इन्फिनिटिव वर्ब का यूज नहीं करते, बल्कि सक्सेड के बाद क्या आएगा, इन। और इंग्लिश में ये नियम होता है, बेसिक इंग्लिश में पढ़ेंगे कि टू प्रपोजिशन के अलावा कोई भी प्रपोजिशन हो उसके बाद हम जीरेंड वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वह सफल हो जाता है राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने में तीसरे टर्म के लिए। ठीक है, तो एक सक्सेड का मतलब तो होता है सफल होना। तो जब सक्सेड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो समझ जाना है सक्सेड का अर्थ क्या होता है, सफल होना। और आपको करेक्ट करने के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर इन प्लस जीरेंड वर्ब का यूज करना है, यानी आपको इन प्रपोजिशन लिखना है, इन प्रपोजिशन के बाद कौन सी वर्ब आएगी, जीरेंड वर्ब। लेकिन यदि सक्सेड के बाद आफ्टर आ जाता है तो फिर सक्सेड का अर्थ सफल होना नहीं होता है, कोई को रिप्लेस करना, किसी का स्थान लेना। और आपको सही करने के लिए केवल कुछ नहीं करना है, आफ्टर को हटा देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। योर नेम, तुम्हारा नाम, योर नेम तुम्हारा नाम, प्रीसीड्स तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले आता है, प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट, यानी एडमिशन लिस्ट में तुम्हारा नाम वो मेरे नाम से पहले आता है। लेकिन आपको पता है प्रीसीड्स इज नेवर फॉलोड बाय बिफोर, एंड इफ इट इज फॉलोड बाय बिफोर इट विल रिजल्ट इन सोल्सिज्म। ठीक है, अगर प्रीसीड के बाद बिफोर आता है तो ये सोल्सिज्म में परिणत हो जाता है, रिजल्ट इन सोल्सिज्म का मतलब है अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो ये एरर प्रपोजिशन पर बेस्ड ऑन हो गई। ठीक है, एसएससी सीजीएल पेपर में अकर्ड हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई भी आंसर दे सकता था कि हमें प्रीसीड के बाद बिफोर नहीं लिखना है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन पर हम डिस्कस करते हैं। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, पढ़ने में ही पता चल रहा है, देखिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में फर्स्ट ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब फार शब्द होता है, इसकी दो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, एक तो फारदर और एक फर्दर। एक तो फारदर और दूसरी क्या हो जाती है, फर्दर, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से। ठीक है, और फारदेस्ट और फर्देस्ट, इन दोनों में अंतर होता है। फारदर का प्रयोग हम दूरी बताने के लिए करते हैं, डिस्टेंस कि और ज्यादा दूर है। होता क्या है कि वो फारदर की जगह फर्दर दे देता है, फर्दर की जगह फारदर दे देता है। फारदर का यूज हम डिस्टेंस बताने के लिए करते हैं। मैंने लिखा कि दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम अजमेर देन जयपुर, यानी दिल्ली वो ज्यादा दूर है अजमेर से बजाय किसके, जयपुर के। यानी दिल्ली जयपुर से भी दूर है, अजमेर से भी दूर है। तो सेंटेंस से पता लग रहा है कि दिल्ली की क्या है, दिल्ली इज, दिल्ली है क्या है, अजमेर से। तो यहाँ फर्दर नहीं आएगा, बल्कि किसका यूज होगा, फारदर का, कि भाई दिल्ली क्या है, ज्यादा दूर है किससे, अजमेर से, बजाय किसके, जयपुर के। तो हमें फर्दर की जगह किसका यूज करना है, या फारदर का। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्दर का मतलब क्या होता है। तो फर्दर का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, इन एडिशन टू। फर्दर का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, बिसाइड्स, के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम, के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम। इसी को हम क्या बोलेंगे, मोर ओवर।
तो फर्दर का यूज कभी भी डिस्टेंस बताने के लिए नहीं होता है। इसका किस सेंस में यूज होता है? इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम। मैंने कहा कि यदि तुम्हें और अतिरिक्त सूचना चाहिए, ठीक है, के अलावा मतलब, तो संबंधित बाबू के पास जाइए। तो अब मैं आपसे यूं कहूं कि पुलिस हैव रीच्ड मुंबई, पुलिस मुंबई पहुंच गई है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जांच के लिए और अतिरिक्त जांच के लिए। तो अटपटा नहीं लग रहा आपको ये कि पुलिस किसके लिए पहुंची है? आगे की जांच के लिए, के अतिरिक्त, मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम। तो फर्दर यहाँ दूरी थोड़ी बताइए, यहाँ तो ये कहा गया कि पुलिस पहुंच गई है। कहाँ पहुंची है? मुंबई। किसके लिए? आगे की अतिरिक्त जांच के लिए और आगे की जांच के लिए। तो यहाँ हमें फर्दर की जगह किसका यूज करना है? फर्दर का। मैंने कहा प्लीज, कृपया, गो टू द, जाइए, कंसर्न्ड क्लार्क, कृपया संबंधित बाबू के पास जाइए, फॉर फार्दर डिटेल। देखो इसका सही प्रोनाउंस है होता है क्लार्क, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपको पढ़ाऊंगा फोनेटिक्स में, तो वहां आप मिस्टेक कर देंगे। तो मैंने कहा प्लीज गो टू द कंसर्न्ड क्लार्क फॉर फार्दर डिटेल, अतिरिक्त सूचना के लिए और ज्यादा सूचना के लिए। अतिरिक्त मतलब मोर ओवर या बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम। तो यहाँ फार्दर नहीं आएगा, बल्कि किसका यूज होगा? फर्दर का, क्योंकि फार्दर का प्रयोग हम डिस्टेंस बताने के लिए करते हैं। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? इफ ही वांट्स, यदि वह चाहता है, फार्दर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ कोई दूरी थोड़ी बताई गई, इट्स वेरी ऑब्वियस। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है कि यदि वह और अतिरिक्त सूचना चाहता है तो उसे मेरे पास भेज दीजिए। तो यहाँ फार्दर के स्थान पर हमें फर्दर का प्रयोग करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो आप जान चुके होंगे। और मोर डिटेल के लिए आपको जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, डिग्री पढ़ाऊंगा, तो उसमें ओल्ड की 2 डिग्री होती है, ओल्डर, एल्डर, फार की, फार्दर, फर्दर, लेट की। तो ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मोर डिटेल के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन एडजेक्टिव, स्पेशली gradable adjectives that are described in the form of positive degree, comparative degree and superlative degrees. Next one पर let us move to the next one. Athens was a most luminous. अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के अंत में est आता है, शुरू में मोस्ट का यूज होता है। अब मैंने लिख दिया टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, टॉलेस्ट प्लेयर। अब कल को मैं इससे पहले ए लिखूंगा तो ये गलत हो गया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले दा का यूज होता है। अब मैं कहूं कि आयरन एज, आयरन है। अब मोस्ट यूजफुल, तो भाई बी पार्ट में आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। तो एरर कितनी सिंपल पूछी गई है, मोस्ट से पहले क्या आएगा? द मोस्ट। इसलिए एरर किस पार्ट में? डी। नेक्स्ट वन पर मूव करते हैं। व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होता, इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न बाय। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। अगर कल को मैं ये कहूं, एक तो देखिए बाय से पहले हमेशा थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। आपने कब बार पढ़ा होगा, अटेस्ट बाय नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अटेस्टेड बाय, अटेस्टेड बाय। मेरी एक मुलाकात होती है सीजीएल के पेपर में 2009 वाले में, ऑफर बाय, तो मैंने तुरंत एरर डिटेक्ट कर ली, ऑफर बाय नहीं होता है, ऑफर्ड बाय, ऑफर्ड बाय। और वैसे भी ये तो लैंग्वेज किस में दी हुई है? पैसिव वॉइस में। देखिए यहाँ पर बींग्स आ रहा है, इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न बाय, तो गवर्न नहीं, गवर्नड बाय। वो कहता है क्या घटित होता यदि जो मानव प्राणी है इन पर किसके द्वारा? रोबोट्स के द्वारा अगर शासन चलाया जाता, गवर्न किया जाता, डोमिनेटेड किया जाता, तो क्या घटित होता?
तो ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्न की जगह क्या आएगा, गवर्नड बाय। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि वॉज रोट बाय, तो कितना अजीब लगेगा। बाय आ रहा है, पैसिव वॉइस में लैंग्वेज है, तो रिटन आएगा, वॉज रिटन बाय। ठीक है, ये हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, उसके बेसिक में भी डिस्कस करेंगे। तो बड़ी सिंपल एरर थी, यहाँ पर गवर्न की जगह क्या आएगा, गवर्नड, गवर्नड। नेक्स्ट वन, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से पूछा, वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल, कि उसने इतना अच्छा गाना कहाँ से सीखा था। देखिए एरर निकालना इसके लिए बड़ा आसान काम है, यहाँ ध्यान देंगे। पहले आप इधर लौट आते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए बाद की बातें हैं, और तो ये वेयर है, एक ये वेयर है, और एक ये वेयर है, वेयर। इंग्लिश में 3 तरह के वेयर होते हैं, या मैं आपसे कहूं ये वेयर और ये वाला वेयर और तीसरा वेयर ये। इनमें से एक रिलेटिव एडवर्ब होता है, एक इंटरोगेटिव एडवर्ब के रूप में यूज होता है, और एक कंजंक्शन के रूप में। अगर आप इन 3 तरह के वेयर को डिटेक्ट करना जानते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है। अभी मैं फिलहाल आपको वेयर, 2 तरह के वेयर समझा देता हूं। एक तो ये वाला वेयर जो कि इंटरोगेटिव एडवर्ब का काम करता है, तो इसका मतलब हो जाता है कहां। क्या हो जाता है, कहां। मैंने कहा कि तुम दिल्ली में कहां रह रहे हो, तुम दिल्ली में कहां रह रहे हो। ठीक है, अब यहां पर ये कहां है, इंटरोगेटिव एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, जिसको अपन WH वर्ड बोल देते हैं। तो मैंने कहा कि वेयर आर यू लिविंग इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहां रह रहे हो। ये जो वेयर है ये किसका काम कर रहा है, प्रश्नवाचक का, इंटरोगेटिव एडवर्ब के रूप में या WH वर्ड के रूप में। यहां पर मैंने आर इसलिए लिखा क्योंकि सब्जेक्ट यू है। अगर मैं कहता कि वह दिल्ली में कहां रह रहा है, तो मैंने कहा कि वेयर इज ही लिविंग, वह कहां रह रहा है, इन दिल्ली। इंटरोगेटिव एडवर्ब या इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया, या अपन कह सकते हैं कि ये WH वर्ड के रूप में यूज हुआ है। अभी आप देखेंगे कि ये जो वेयर है ये डिस्गाइज कर लेगा अपने आप को, भेष बदल लेगा। अब भेष कैसे बदल लेगा वो भी हम देखते हैं। अब मैंने लिखा ये वेयर, जब भी वेयर यहां कंजंक्शन का काम करेगा, ये पहले वाला वेयर पढ़ा है, अब हम दूसरा वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई WH वर्ड कंजंक्शन का काम करता है, ये यहां कंजंक्शन हो गया, तो निश्चित है 2 वाक्यों को जोड़ेगा। एक सेंटेंस इधर आएगा, इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट सेंटेंस, और दूसरा इधर को आएगा जिसको अपन हम क्या बोल देते हैं, सेकंड सेंटेंस। तो एक तो जब भी कोई WH वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा तो उसके द्वारा 2 सेंटेंसेज को जोड़ा जाता है। एक बार फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, तभी तो कंजंक्शन कहलाएगा।
और जब भी कोई WH वर्ड कंजंक्शन का काम करता है तो वो दो अर्थ देता है, एक तो खुद का अर्थ और एक की का, यानी एक तो की का अर्थ निकलेगा और साथ में आपको कहाँ का भी अर्थ निकल जाएगा। और जब भी कोई WH वर्ड कंजंक्शन का काम करता है तो हम उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? सब्जेक्ट का। अब मैंने लिख दिया एक सेंटेंस कि वह जानती है कि तुम दिल्ली में कहाँ रह रहे हो। देखिए, इट्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सॉरी, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट इज प्रिवलेंट in most of the alumni who are preparing for various competitive exams, because we are completely obsessed with Indianism, and that's why we are mistaken in framing such sentences. तो जब हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं तो अक्सर हम इस तरह की गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि हम पर हिंदी हावी है। अभी मैंने ये वाक्य लिखा कि वह जानती है कि तुम दिल्ली में कहाँ रह रहे हो, और मैंने एक वाक्य लिखा तुम दिल्ली में कहाँ रह रहे हो, तो यहाँ तो मैं कह रहा हूँ वेयर आर यू लिविंग इन दिल्ली। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा वह जानती है तो मैंने लिख दिया सी नोज। ये आपकी एक गंदी आदत होती है कि आप दैट लिख जाते हो। मैंने कहा भाई आपने दैट क्यों लिखा, तो आप की के चक्कर में दैट लिख जाते हो। और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई WH वर्ड कंजंक्शन का काम करता है तो खुद के अर्थ के साथ साथ की का अर्थ भी देता है। और वैसे कभी भी की के अर्थ में एक साथ दैट और WH वर्ड का यूज नहीं होता है। अब मैंने कहा सी नोज, अब दैट नहीं लिखेंगे, यहाँ की इंग्लिश और कहाँ की इंग्लिश हमें किससे बनानी है? वेयर से। अब चूंकि वेयर से पहले एक वाक्य आ चुका है तो वेयर किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। और जब भी ये कंजंक्शन का काम करेगा तो इसके जस्ट बाद हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। तो मैं कहूंगा वेयर यू आर लिविंग इन दिल्ली, कि तुम दिल्ली में कहाँ रह रहे हो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि सर यहाँ तो वेयर आर यू आर आर, यहाँ वेयर यू आर आ रहा है। एक्चुअल में ये वेयर कौन सा वेयर था? WH वर्ड जिसको आप बोल लेते हो, और ये वेयर WH वर्ड नहीं है। अगर आपसे सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्या देना है आपको? कंजंक्शन। मैंने क्या बताया कि जब भी कोई WH वर्ड कंजंक्शन का काम करता है दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो दो सेंटेंसेज को जोड़ दिया गया है। फर्स्ट वन सी नोज और द सेकंड वन यू आर लिविंग इन दिल्ली। और विशेषकर अगर हम टीचर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लॉज एनालिसिस आता है, तो ये मेन क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज? मेन क्लॉज। और जिसके साथ किसी न किसी कंजंक्शन का यूज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं इसको, वो बताएंगे आपको आगे चल के डेफिनेशन में, ठीक है। तो और जितने भी WH वर्ड जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं वो सारे के सारे नाउन क्लॉज में आते हैं। और इंग्लिश ये कहती है कि अगर मेन क्लॉज प्लस नाउन क्लॉज तो सेंटेंस क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब मैं आपको इसका एक फुल मेथड भी समझा देता हूं। देखिए, हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ तो लेते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं जानते कि लैंग्वेज में उसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। न हम पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं। मैंने एक वाक्य लिख दिया कि रवि सेड टू हर, रवि ने उससे कहा। रवि सेड टू हर वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। रवि ने उससे कहा कि भाई तुम शोर क्यों मचा रही हो। मैं आगे चल के आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा। ये दो अलग अलग पार्ट दिए हुए, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। यहां पर वाई है, किसका काम कर रहा है? इंटरोगेटिव का, प्रश्नवाचक WH वर्ड के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यू की वजह से आर आ रहा है, अगर सब्जेक्ट ही होता तो यहाँ इज आता। अब ये मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा कि सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। रवि आस्क्ड, रवि ने उससे पूछा।
आप इंक्वायर्ड में बदल सकते हो रवि इंक्वायर्ड, लेकिन इंक्वायर्ड में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है व्यक्ति ऑब्जेक्ट, तो हम इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का यूज करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हम आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ेंगे। अब रवि आस्क्ड हर, रवि ने उससे पूछा। अब हेल्पिंग वर्ब, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो हम कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लिखते, और यहां भी इफ या वेदर का मतलब की निकलता। क्या निकलता? की। लेकिन अगर जिस WH वर्ड जो दे रखा है उससे शुरू हो रहा है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हमें वही WH वर्ड यूज करना है जो दिया हुआ है, गिवन है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? वाई। यहाँ क्या दिया हुआ है? वाई। अब ये WH वर्ड यहाँ पर कंजंक्शन बन गया। कारण क्या है कि इससे पहले एक सेंटेंस आ गया रवि आस्क्ड, इसमें इससे पहले आ गया रवि इंक्वायर्ड ऑफ, रवि ने उससे पूछा। अब जब भी कोई WH वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा तो दो अर्थ देगा, की का भी और क्यों का भी। दैट नहीं लिखना है आपको यहाँ। तो रवि आस्क्ड हर व्हाई। अब यू आगे चल के मैं सिखाऊंगा, यू आता है सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है हर, तो हर का क्या हो जाएगा? सी। अब ये मेन क्लॉज है जिसके साथ किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। तो इंग्लिश में ये नियम होता है कि यदि मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा, यदि मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट में होगा। अब यहाँ मेन क्लॉज किसमें? पास्ट में। तो रवि आस्क्ड हर व्हाई शी वाज मेकिंग अ नॉइज, रवि ने उससे पूछा कि वह शोर क्यों मचा रही थी। अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया? रवि ने उससे पूछा कि वह शोर क्यों मचा रही थी। तो यहाँ WH वर्ड किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। कंजंक्शन का काम करेगा तो तुरंत बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन 2010 में SSC CGL में अकर्ड हुआ था, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस पेपर्स में जाके। आई वॉन्डर, मैं आश्चर्य करता हूं, व्हाई आर यू। देखिए मैंने तुरंत एरर फाइंड आउट कर दी पढ़ते ही। कैसे? ये वाई आ रहा है, इससे पहले एक वाक्य आ चुका है कि मैं आश्चर्य करता हूं, तो यहां तुरंत बाद आर यू नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? यू आर, क्योंकि यहां वाई किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे, वहां आपको मैं बताऊंगा कि उन वाक्यों की इंग्लिश बनाना जिनके अंतर्गत WH वर्ड्स कंजंक्शन का काम करते हो। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश ज्वाइन करना मत भूलना आप। तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपके दिया हुआ है गिवन सेंटेंस को। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से पूछा। अब यहाँ पर वेयर से पहले एक सेंटेंस आ चुका है कि आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से पूछा। तो वेयर यहाँ किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। तो वेयर हैड नहीं आएगा बल्कि क्या लिखना था? वेयर ही हैड लर्न्ड, कि उसने कहाँ से सीखा था, इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा था, डांस करना कहाँ से सीखा। तो यहाँ ए पार्ट में एरर हो चुकी है, आपको क्या लिखना था? वेयर ही हैड। ठीक है, दूसरे तरीके से भी एरर आ जाती है, वो कहता है कि आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, दैट व्हाई ही वॉज एब्यूजिंग मी, मैंने उससे पूछा कि वह मुझे गाली क्यों दे रहा था। तो यहाँ ये बात गलत हो चुका है, क्योंकि जब भी WH वर्ड कंजंक्शन का काम करता है तो की इंग्लिश इसमें ही आ गई, किसमें? वाई में। हमें दैट का यूज भी नहीं करना है। मैंने उससे पूछा कि वह मुझे गाली क्यों दे रहा था। तो वाई में क्यों भी आ गया और की भी आ गया, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग अननेसेसरी होता है, सुपरफ्लुअस कहलाता है यहाँ पर दैट का यूज। तो हमें यहाँ दैट को डिलीट करना है। अब नेक्स्ट वन पर चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट वन। आई वॉज एंग्री। तो देखिए अभी मैंने प्रपोजिशन का जो सेशन पढ़ाया था उसमें बहुत ही विविडली बता दिया कि एंग्री जिस भी वर्ड का अर्थ नाराज होता है उसके बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, एट और विद। अब यदि आप व्यक्ति से नाराज है तो मैं खुद से नाराज था, तो यहाँ ऑन तो कभी भी नहीं आएगा, क्या आएगा? विद। तो ये हमने पढ़ रखा है। तो एरर किस पार्ट में हो गई? आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ, सी पार्ट में। ये प्रपोजिशन के सेशन में बहुत अच्छे से बता रखा है। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं। वो कहता है
ये हम प्रपोजिशन में पढ़ेंगे कि अमंग यू एंड मी। अब यहाँ तो दो के बीच में बात हो रही है। सी इज क्वाइट रूड टू द बॉय, कि तुम्हारे और मेरे बीच में वह लड़के के प्रति काफ़ी अभद्र है, ठीक है, रूड है। लेकिन हमने देखा कि यू एंड मी, तो यहाँ कितने हो गए, दो, तो दो के लिए अमंग थोड़ी आता है, बिटवीन यू एंड आई। मैं यही तो कहूँगा बिटवीन यू एंड आई नहीं, सॉरी, बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि बिटवीन प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यू यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, तो जो एंड से पहले वही एंड के बाद। तो बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में, ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है, तुम्हारे और मेरे बीच में वह बेईमान है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अमंग ने आकर के किसका यूज होगा, बिटवीन का, तो एरर किस पार्ट में हो गई, सी पार्ट में, क्योंकि बात दो की हो रही है, तुम्हारे और मेरे बीच में। नेक्स्ट वन लेते हैं, इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। मैं आपको कंडीशनल की पैटर्न पढ़ाऊंगा, यहां ध्यान दें आप। देखो मोर डिटेल के लिए तो हम कंजंक्शन में उसमें पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर वहां आएगा इफ प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इफ के साथ हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो आप इधर को क्या लिख सकते हैं, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशनल में आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने कहा कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत कर चुका होता, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत कर चुका होता, ही वुड हैव पास्ड, तो वह उत्तीर्ण हो चुका होता, he would have passed। इसी को घुमा के पूछ सकता है इन्वर्सन के रूप में, फुल इन्वर्सन के रूप में, ये पढ़ाऊंगा मैं कंडीशनल में लेकिन अच्छे से। उसको यूं भी कह सकता है कि हैड ही वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत कर चुका होता। अब यहां पर जो हैड है ये इफ का भी काम कर रहा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का भी काम कर रहा है, तो ही वुड हैव पास्ड, तो वह उत्तीर्ण हो चुका होता। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इफ यू हैव रिमेन्ड, तो देखो यहां क्या दे रखा है, कुड हैव सेव्ड, तो इधर को क्या आ रहा है, कुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर को क्या आएगा, इफ क्लॉज के साथ, इफ प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोर डिटेल के लिए आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा सेपरेटली आपको। तो हमने देखा इफ यू हैव ने आकर के यहाँ क्या आता है, हेड, क्योंकि यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती, तब ये सेंटेंस क्या हो जाता, बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड नहीं है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है, क्योंकि इधर को कुड हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर को इफ के साथ हमें हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और यदि आपको बहुत अच्छे से जानना है तो इसे आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ें। और 1 अगस्त से मैं अपनी ऑनलाइन जो भी क्लासेज है आपको प्रोवाइड करवाऊंगा 6 से 8, और हमारी ऐप पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको उसमें घर बैठे ही, क्योंकि इससे आपके समय की भी बचत है और बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। आप चाहे छोटी से छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बड़ी से बड़ी, क्योंकि मैं यहाँ पर बैलेंस लेके चलूँगा, इंग्लिश का पढ़ना सिखाना, डेली एक एक पैसेज देना, क्लॉट टेस्ट, सेंटेंस फिलर, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ पर भी इंग्लिश आती है, चाहे वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, लेक्चरर हो, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, यानी जनरल इंग्लिश का कंप्लीट बैच होगा। और इस बैच को पढ़ने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्रैक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा कंटेंट, और एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एसएससी, इनसे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हैं, एमटीएस, सबके क्वेश्चंस यहीं पर सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो 1 अगस्त से आप ज्वाइन कर सकते हैं, 6 से 8 लाइव क्लासेज हो। अब हम देखते हैं इफ यू, तो हैड रिमेन्ड आएगा। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, द मोर हार्डर यू वर्क,
देखिए, एक स्लैंग या सुपरफ्लुअस यूज कहलाता है। स्लैंग या सुपरफ्लुअस, मैं आपको एक देसी भाषा में समझा देता हूं कि एक गिलास है दैट इज फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से भरा हुआ है, और आप और पानी डाल रहे हो और वो बह बह के जा रहा है, तो अनावश्यक हो गया, अननेसेसरी। तो लैंग्वेज के अंदर अब कैटल ऑलरेडी बहुवचन है और आपने इसमें एस लगा दिया, तो ये सुपरफ्लुअस यूज हो गया। टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म यही होती है, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट। अब आपने ईडी लगा दिया, टेलीकास्ट तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो ईडी यहां पर क्या हो गया, सुपरफ्लुअस यूज हो गया। अब आपने वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर होती है, आपने मोर लगा दिया, मोर वाइजर, तो मोर का प्रयोग यहां अनावश्यक होता है। तो ये सुपरफ्लुअस एरर है, वो कहता है कि द मोर हार्डर यू वर्क, कि जितना तुम कठिन मेहनत करते हो उतना ही अच्छा होगा। तो वैसे तो ये अच्छा नियम है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, शुरू में कंपैरेटिव डिग्री, बाद में कंपैरेटिव डिग्री, तो दोनों जगह दादा। मैंने कहा कि द हायर वी गो, द हायर वी गो, जितना ऊपर हम जाते हैं, द कूलर वी फील, उतना ठंडा हम महसूस करते हैं। देखिए, इंग्लिश में सब कुछ संभव है। आपने देखा होगा यहाँ दा और दा का मतलब क्या निकल रहा है, उतना की, जितना की। आगे पढ़ेंगे, काफी अच्छा नियम है डिग्री के अंदर। द हायर वी गो, जितना ऊपर हम जाते हैं, द कूलर वी फील। लेकिन यहाँ तो पहली मुलाकात में एरर हो गई, आपने मोर भी लिख दिया और हार्डर भी लिख दिया, तो यहाँ मोर का यूज नहीं होगा। द हार्डर यू वर्क, जितना कठिन तुम मेहनत करते हो उतना ही अच्छा ये होगा। तो यहाँ पर जो एरर है वो स्लैंग यानी सुपरफ्लुअस एरर है। यहाँ पर मोर का प्रयोग अननेसेसरी है, क्योंकि हार्ड की ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, हार्डर। जब आपने हार्डर बना दी तो यहाँ पर मोर का यूज करना अनावश्यक है। नेक्स्ट वन लेते हैं। Scarcely had I started reading the paper then the doorbell rang. इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां ध्यान देंगे, इंग्लिश में हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इनका मतलब होता है मुश्किल से। अभी तो देखिए, मैं आगे चल के बताऊंगा, इनका यूज हम तीन जगह से कर सकते हैं। एक्जुलरी वर्ब दी हुई होती है तो इनका प्रयोग एक्जुलरी वर्ब के बाद होता है, लेकिन अगर मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब में हम इनका प्रयोग पहले करते हैं। मैं आपको दो सेंटेंस, एक सेंटेंस देता हूं। वह मुश्किल से मेरा नाम जानता है, वह मुश्किल से मेरा नाम जानता है। तो मैं क्या कहूंगा, ही हार्डली नोज माई नेम। वह मुश्किल से मेरा नाम जानता है, ही हार्डली नोज माई नेम। ठीक है, तो हार्डली का प्रयोग हम मेन वर्ब से पहले करते हैं, तो मेन वर्ब क्या हो गई, नोज, तो हार्डली हमने मेन वर्ब से पहले लिख दिया। अगर मैं इसका यूज वाक्य के शुरू में कर देता हूं, ऐसे वे एडवर्ब्स जो नेगेटिव अर्थ देते हैं, ये भी सेमी नेगेटिव जुमाते हैं, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम। तो हार्डली अगर मैंने शुरू में लिख दिया तो इसका यूज हमेशा इनवर्सन में होता है। इनवर्सन का मतलब है कि हमें हार्डली के बाद हर कीमत पे हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। अब मुझे देखना है कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो हम डमी वर्ब का यूज करेंगे। डमी वर्ब के रूप में कौन सी वर्ब यूज होती है, डू। अब यदि फर्स्ट फॉर्म आता है तो डू लिख देंगे, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसा आ रहा है तो डज लिख देंगे, और यदि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड लिख देंगे। और डू, डज और डिड तीनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चूंकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा, हार्डली डज ही। अब डू डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे का यूज नहीं करना है। तो ये दोनों सेंटेंसेस सही है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। इनका प्रयोग या तो मेन वर्ब से पहले होता है, या एक्जुलरी वर्ब आती है इज, आर, एम, वाज, वर, तो इनके बाद होता है। और यदि हम वाक्य के शुरू में लिखते हैं
तो इनका प्रयोग हमेशा इनवर्सन रूप में होता है। और आगे चल के जब मैं इनके साथ क्या हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, इनके बाद अगर मैं आगे चल के वैन जोड़ देता हूं तो ये कंजंक्शन का काम करने लग जाता है। यहाँ वैन किसका अर्थ देता है? की का। देखिए इंग्लिश में सब कुछ संभव है। जैसे हमने अभी पढ़ा था नो सूनर देन का प्रयोग, तो नो सूनर देन का प्रयोग और हार्डली वैन का प्रयोग एक जैसा ही है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरह से होता है, यानी एज सून एज, हार्डली वैन, नो सूनर देन, इन तीनों का प्रयोग एक ही सेंस में होता है। तो बस अंतर इतना है कि नो सूनर के बाद देन की का अर्थ देता है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली के बाद वैन की का अर्थ देता है। अब मैंने दो सेंटेंसेज लिखे हैं, पहले वाला ही सेंटेंस ले लेते हैं सॉरी। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई गॉट स्केयर्ड, मैं भयभीत हो गया, हॉरिफाइड हो गया, ठीक है, भयभीत हो गया, मच स्केयर्ड। अब मैं इसको नो सूनर से लिखूंगा तो नो सूनर, अब नो सूनर का यूज किस में होता है? इनवर्सन में। तुरंत बाद क्या लिखूंगा? हेल्पिंग वर्ब। डिड आई सी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी कि जो ही मैंने एक सांप देखा, देन, तो यहाँ देन किसका अर्थ देगा? की का। मोर डिटेल के लिए आप कंजंक्शन में पढ़ेंगे, एक बार कंजंक्शन आपने पढ़ लिए, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं ये तो मैंने नो सूनर देन का यूज कर दिया। अब मैं यूं भी कह सकता हूं कि आई हार्डली सा अ स्नेक, मैंने मुश्किल से एक सांप देखा। वैन की, आई गॉट स्कैर्ड की, मैं भयभीत हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि हार्डली का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है। लेकिन अगर मैंने हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली को शुरू में लिख दिया तो इसका यूज किस में होगा? इनवर्सन में। तो हार्डली डिड आई सी, और डिड के साथ क्या आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि मुश्किल से मैंने एक सांप देखा। व्हेन आई गॉट, कि मैं भयभीत हो गया। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि आने वाले व्हेन के स्थान पर THEN, कॉमा, एंड, बट ये दे करके क्या है? एरर दे दी जाती है। जैसे देखेंगे आप स्केर्सली, अब मैंने देखा स्केर्सली सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, तो इसका यूज किस में होगा? इनवर्सन में। तो देखिए तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है हेड, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ THEN नहीं आएगा, देन की जगह किसका यूज होगा? वैन का। ठीक है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली फॉलोड बाय वैन, एंड इफ दे आर फॉलोड बाय एनी अदर वर्ड लाइक THEN, comma, and but, that, it results in grammatical mistake, in a grammatical mistake। अब यहाँ THEN के स्थान पर हमें किसका यूज करना है? THEN का। ठीक है, और मोर डिटेल के लिए हम आगे पढ़ेंगे कंजंक्शन में। अब देखो ये कितनी सिंपल इंग्लिश है। हैव यू एवर, अब यहाँ हैव आ रहा है तो हैव के साथ स्पोक सेकंड फॉर्म तो कभी आती नहीं है। वो कह रहा है कभी तुमने बोला है क्या? कभी तुमने अपनी समस्याओं के बारे में किसी से बोला है? हैव यू एवर स्पोकन, तो ये तो बड़ी सिंपल एरर है SSC CGL में। स्पोक की जगह क्या आएगा? स्पोकन, क्योंकि है जब के बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है, न कि सेकंड फॉर्म का। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, द सिटी टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू। अब आप अच्छे से जानते हो डिफरेंट के बाद प्रेपोजिशन वाले सेशन में चले जाना। मैंने डिफरेंट के बाद आपको फ्रॉम बताया है, इनडिफरेंट के बाद टू का प्रयोग बताया है। तो सिटी बदल आया, टर्न्ड आउट हो गया, किसके रूप में? एक बिल्कुल विभिन्न टाइप के रूप में, जिसकी हमने उम्मीद की थी। तो यहाँ डिफरेंट टू नहीं आएगा, बल्कि डिफरेंट के बाद हमेशा किसका यूज होता है? फ्रॉम का। तो ये प्रपोजिशन वाले सेशन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम, उसके पिताजी ने उसे रोक लिया। अब एक्चुअल में आपको पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चेक के बाद फ्रॉम आता है, और बार के बाद भी फ्रॉम आता है। रोकना, किसी को आधिकारिक रूप से रोका जाता है तो बार या डिबार वर्ब का यूज होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? फ्रॉम।
और डिसिस्ट के बाद भी मतलब क्या होता है, रोकना, छोड़ना। डिसिस्ट के बाद भी फ्रॉम आता है, और प्रिवेंट के बाद भी क्या आता है, फ्रॉम आता है। फिक्स है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। रोकना, रोकना, रोकना। चेक फ्रॉम, बार फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, डिसिस्ट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, ये मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। अब हिज फादर, उसके पिता ने, प्रिवेंटेड हिम, उसे रोक लिया, उसके पिताजी ने उसे रोक लिया। अब पढ़ने में तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रिवेंट के बाद टू प्रपोजिशन ने आकर के क्या आता है, फ्रॉम, कि उसके पिताजी ने उसे रोक लिया। फ्रॉम गोइंग, जाने से। अब टू प्रपोजिशन के अलावा कोई भी प्रपोजिशन आएगा तो उसके बाद हमेशा जीरेंड वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी देसी भाषा में आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग होता है। तो हिज फादर प्रिवेंटेड हिम, उसके पिता ने उसे रोक लिया, फ्रॉम गोइंग एब्रॉड, विदेश जाने से, फॉर हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा के लिए उसके पिताजी ने। तब चूंकि यहाँ पर प्रिवेंट वर्ब का यूज हुआ है, प्रिवेंट के बाद टू प्रपोजिशन नहीं आता, फ्रॉम आता है। टू प्रपोजिशन के अलावा यदि अन्य कोई प्रपोजिशन आएगा तो उसके बाद हमें आईएनजी वाली वर्ब का यूज करना है। ये जब मैं आपको एक सेशन पढ़ाऊंगा बेसिक इंग्लिश के अंदर तो बहुत अच्छे से डिटेल में आएगा, अभी मैं इतना ही बता पा रहा हूँ। आई एम श्योर टू सक्सीड, आई एम श्योर यानी मैं निश्चित हूँ, मैं आश्वस्त हूँ। टू सक्सीड कि सफल होने को लेके, कि भाई मैं सफल हो जाऊंगा या अपनी आई एम श्योर टू सक्सीड, ठीक है, यानी मैं निश्चितता रखता हूं सफल होने की। एट द लॉन्ग रन, तो एक्चुअल में ये मुहावरे की एरर हो गई, ईडीएम पर बेस्ड हो। देखिए अभी एक बार सीजीएल में पूछ रखा था, प्लीज टेल मी इन अ नटसेल, इन अ नटसेल। देखिए अंग्रेजी के फ्रेज को मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं वही पढ़ाऊंगा जो इंग्लिश में होता है। अब इन अ नटसेल होता है ब्रीफली, शॉर्टली, कंसाइजली। मैंने कहा प्लीज टेल मी, कृपया मुझसे कहिए, इन द नटसेल, संक्षिप्त में कहिए। अब ये भी एरर हो चुकी है क्योंकि मैं इंग्लिश के किसी फ्रेज को कभी चेंज नहीं कर सकता। फ्रेज, ईडियम्स जितने भी याद करने होते हैं, लर्न बाय हार्ट करना होता है, तो फ्रेज क्या बोलता है कि इन द नटसेल नहीं होता, क्या होता है, इन अ नटसेल। तो एट द लॉन्ग रन नहीं होता है, ये होता है इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, अंत में, इन द लॉन्ग रन। इंडिया वन द मैच इन द लॉन्ग रन, यानी इवेंचुअली, अंतिम रूप से, फाइनली, अंतिम रूप से, अल्टीमेटली, अंतिम रूप से, एट लास्ट, अंत में। तो वो कह रहा है कि एट द लॉन्ग रन, तो एक्चुअल मुझे तो अटपटा लग रहा है, क्या होता है, इन द लॉन्ग रन। एट द की जगह क्या आएगा, इन द लॉन्ग रन। आप बोल भी दिया करो, इंडिया वन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया, इन द लॉन्ग रन, अंत में भारत ने मैच जीत लिया। तो नेक्स्ट सेशन में मैं जितनी भी कॉमन एरर्स आई हुई है सारी आपको सॉल्व करवाऊंगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इफ यू हैव एनी डाउट यू मे पुट योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।